इस ओके स्टेटिस्टिक्स statistics the branch of mathematics the branch of mathematics which deals with जो कि which deals with हाँ कलेक्शन हाँ कलेक्शन करे और क्या करे प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा और उसी से कुछ नई बातें निकाली जाएं एनालिसिस विश्लेषण करें कुछ कंक्लूजन ऑफ किया जाए ऑफ डेटा इज कॉल्ड स्टेटिस्टिक्स उसे क्या कहते हैं सांख्यिकी स्टेटिस्टिक्स इसका कहते हैं जो संख्याओं से संबंधित हो सांख्यिकी सो द डेटा विच इज इन मैथमेटिकल फॉर्म या ये कह सकते हैं द इंफॉर्मेशन विच इज इन मैथमेटिकल फॉर्म इज कॉल्ड डेटा डेटा क्या होती है सो एनी इंफॉर्मेशन which is in mathematical form mathematical form is called data इसका प्लूरल क्या है ये सिंगुलर है डेटम तो डेटम से डेटा बनाए जैसे सिर्फ अगर आप ये बताएं अनुराग आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है अनुराग डेट ऑफ बर्थ ऑफ अनुराग क्लास 9th BA की है कौन सा सेक्शन है सी इज अब 29th मार्च है 25th मार्च और फिर आगे 2007 तो ये डेटम हुआ ये चीज क्या हुई डेटम लेकिन अगर मैं कह दूं कि डेट ऑफ बर्थ ऑफ ऑल क्लास 9th स्टूडेंट्स तो फिर वो क्या हो जाएगा डाटा हो जाएगा सो लिस्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ of all students of class 9th C तो फिर वो डेटा हो जाएगा तो वो ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन एक तरीके से वो डेटा हो जाएगी और अकेली है तो डेटा हो जाएगी अब जरा हम देखें कि देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ डेटा दैट इज प्राइमरी डेटा आर ऑफ टू टाइप्स कौन कौन से होते हैं ऑफ ठीक है टू टाइप्स प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा इफ डेटा इज कलेक्टेड ठीक है by a person for extracting meaningful information तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे प्राइमरी डेटा मान लीजिए कोई खुद अगर कर रहा है सो हाँ नाउ इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर herself or himself if information for a definite purpose information is collected by investigator ठीक है for a definite purpose then it is called primary data called
प्राइमरी डेटा। मान लीजिए टीचर आपके क्लास में आई, क्लास टीचर, वैसे तो उनके पास सबका रिकॉर्ड है ही है, लेकिन फिर भी मान लो फ़ोन नंबर का वो रिकॉर्ड अपडेट करना चाहती है और सबसे कहा कि इस पेज पे अपना फ़ोन नंबर लिख दो, तो टीचर ने कलेक्ट किया। इफ़ टीचर कलेक्ट्स, हाँ बोलो, ब्लड है क्या, ब्लर है, हाँ, सो इफ़ टीचर कलेक्ट्स मोबाइल नंबर of students in a particular class, तो इसको क्या कहेंगे, इट इज प्राइमरी डेटा। इफ बाहर से कोई आ जाए, कोचिंग सेंटर वाला, इफ सम एक्सटर्नल एजेंसी कम्स टू स्कूल एंड विजिट्स टू प्रिंसिपल ऑफिस, और उससे नेगोशिएट करके सर आप उसे 10,000 ले लें, 15,000 ले लें और सब बच्चों के फ़ोन नंबर दे दें जिससे हम उन्हें मैसेज भेज सकें हमारे कोचिंग में आओ, उनके कोचिंग में आओ, तो वैसे तो टीचर नहीं देते हैं, ये सीक्रेट चीज़ है। फिर भी मान लीजिए कहीं अगर प्रिंसिपल ने दे दिया तो ये उसका सेकेंडरी डेटा हो गया। सेकेंडरी डेटा का मतलब उसने डायरेक्टली स्टूडेंट से नहीं मांगा, उसने वो रजिस्टर देखे, अटेंडेंस रजिस्टर, और उन्हीं से या प्रिंसिपल के कंप्यूटर पे फीड होंगे तो उनसे ले लिया वो चिप, तो फिर वो कैसा डेटा हो गया, सेकेंडरी डेटा। अदरवाइज वी कैन कलेक्ट इट फ्रॉम मैगजीन, फ्रॉम न्यूज़पेपर, फ्रॉम गूगल, हम क्या कर वर्ल्ड वाइड वेब से ले सकते हैं, इंटरनेट से। सो इफ़ वी कलेक्ट डेटा एंड यूज़ इट फॉर अवर पर्पजेस, तो हम किसी काम के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन इन सब सोर्सेज से नहीं, कोई भी मीडिया सोर्स हो सकता है, देन इट इज़ सेकेंडरी डेटा। सो इफ सेकेंडरी डेटा क्या हुआ, if data is collected या taken from some other source, कि from a source, from some source which has already gathered information, which has already गैदर्ड इन्फॉर्मेशन। ऐसी बहुत सारी जीके की बुक आती हैं, उनसे आप ले सकते हो कि कितना हमारे यहाँ किस रिलीजन को मानने वाले लोग हैं। विच हैज़ ऑलरेडी गैदर्ड सम, विच हैड ऑलरेडी गैदर्ड इन्फॉर्मेशन, जिसके पास पहले से ही इन्फॉर्मेशन उसने भी कहीं ना कहीं से कलेक्ट की होगी और हमने वहाँ से ले ली। एग्जाम्पल के तौर पर आप कहाँ से ले सकते हैं, न्यूज़पेपर से कुछ ले सकते हो, फिर टीवी से ले सकते हो, इंटरनेट से ले सकते हो, या और कहीं से मैगजीन्स आती हैं बहुत सारी, उससे कुछ नोट कर लो, देन इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। देन लेटर ऑन यूज्ड फॉर सम अदर पर्पस। वो जिस मैगजीन ने इसे इकट्ठा किया था, कलेक्ट किया था, वो किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट किया था, लेकिन आप उसे अब किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट यूज़ करना चाहते हो, then it is used for some other purpose, then it is called, क्योंकि जिसने डेटा कलेक्ट किया है वो तो उसको कंक्लूड करके दे देगा कि इसका क्या मतलब निकल रहा है, ये डेटा है तो इससे ये, आपको फिर उसको किसी और चीज़ के लिए यूज़ करना है, देन इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। तो इस तरीके से जैसे हमने कोचिंग सेंटर की बात बताई कि कोई अगर मैनेजर वहाँ का स्कूल से नंबर ले ले तो उसके लिए वो डेटा सेकेंडरी डेटा, वो अलग अलग तो बच्चों से तो वो नहीं मांग सकता, इट इज़ इलीगल, क्योंकि फिर वो अपने मैसेज भेजेगा, परेशान करेगा, तो ऐसा भी होता है। नाउ एक्सरसाइज 14.1, अब देखो so give 5 example of data that you can collect from your day to day life। तो ऐसे कौन कौन से डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th C, तो ये चीज़ है। ऑफ KV1 में हो कि 2 में हो, 2 में हो तो 2 से ले लिया।
सेकंड क्या किया जा सकता है कि नंबर ऑफ ट्यूबलाइट्स एंड फैंस इन ऑल क्लासेस क्लास वाइज, अगर आप ये लगा दो कि क्लास नंबर 1 में इतने हैं, तो नंबर ऑफ ट्यूबलाइट्स, हाँ, ट्यूबलाइट्स एंड फैन रूम वाइज अगर किसी बच्चे को भेज दिया जाए कि जाओ कार्तिक या अनुराग के साथ जाओ, देखो हर कमरे में कितनी ट्यूबलाइट और फैन है, काउंट करके ले आओ इन केवी नंबर 2, तो ये भी तो एक डेटा हुआ। तीसरी चीज कि मोबाइल नंबर ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ 9th C, मोबाइल नंबर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 9th C। अब इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ईच क्लास भी हो सकता है, या ये हो सकता है कि नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग इन इंडिया, ठीक है, ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, जो हमारे यहाँ सेंसस हुई है, पिछली जनगणना हुई है, उसके आधार पर ये बात कही जा सकती है। सो नंबर, हाँ, नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग इन इंडिया, लिविंग इन इंडिया, ठीक है, विद लिविंग इन इंडिया विद, ये कह सकते हैं एंड फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजन, लिविंग इन इंडिया एंड फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजन। तो ये आप कहीं ना कहीं सोर्स से इकट्ठा करोगे। सो मेल एंड फीमेल ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन्स एंड देयर लिटरेसी रेट। सो टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स स्टेट वाइज इन इंडिया एंड देयर लिटरेसी रेट, कि उनकी साक्षरता दर क्या है, मतलब मेल जो अगर अपना चिट्ठी लिखना जान सके तो उसको कहते हैं कि वो क्या है, इलिटरेट नहीं है, वो पढ़ा लिखा है। अगर वो कुछ लिख सकता है, हाँ, तो नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल स्टेट वाइज इन इंडिया एंड देयर लिटरेसी रेट जेंडर वाइज, देयर लिटरेसी रेट जेंडर वाइज, कि मेल कितने पढ़े लिखे हैं और फीमेल कितनी। अब एक चिट्ठी लिखना सीख ले तो समझो उसको वो कहते हैं कि वो पढ़ा लिखा है। सो इन दिस केस, अब सेकंड क्वेश्चन देखो कि वो इलिटरेट नहीं है, दैट इज लिटरेट है। कौन से प्राइमरी डेटा है और कौन से सेकेंडरी डेटा है इसमें, बताओ कार्तिक। पहले वाले में बताओ। और ये भी कलेक्ट किया गया तो प्राइमरी है। सी, जो अगर कलेक्ट कर रहे हो ना, ये कहीं आपको सोर्स से नहीं मिलेगा ना, ये बच्चों को भेज के कलेक्ट करवाया जाएगा कि कितनी ट्यूबलाइट है, फैन है। अब ये मोबाइल नंबर भी बदलते रहते हैं, कलेक्ट ही करवाया जाएगा। ये कहाँ से आप पकड़ोगे, ये प्राइमरी डेटा। और डी एंड डी प्रार्थना क्या हो गया, सेकेंडरी डेटा। ये बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं कि कभी भी किसी डेटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है तो फिर वो अट्रैक्टिव लगता है। आपने देखा है कि कभी कभी क्लासेस में बहुत सारे ऐसे स्टेटिस्टिक्स के लगे रहते हैं कि हमारे यहाँ इस ईयर में इतने स्टूडेंट के 90% मार्क्स आए, इस ईयर में द स्टूडेंट्स गेटिंग 90% एंड अबव मार्क्स। तो ऐसे दिखाया जाता है कि हमारे यहाँ इतने इतने आए। तो हर साल के, तो जैसे 19 ऐसे कह सकते हैं 1998 टू 99, फिर 1999 टू मतलब ऐसे है 2000,
और ये जो है बार डायग्राम से, यानी किसी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर 2000, ये एक सेशन है 2001, वो कुछ भी हो, सेकेंडरी हो चाहे प्राइमरी, हमारे स्कूल में इतने बच्चे कि द स्टूडेंट गेटिंग मोर देन 90% मार्क्स तो पर ईयर। तो अब इन्होंने देखो 50 बच्चे 90% लाए। सो स्टूडेंट्स, भाई टीचर के पास है, टीचर ने अपने रजिस्टर में लिखा और लिख के टांग दिया, ये रिप्रेजेंटेशन है। प्राइमरी सेकेंडरी से मतलब नहीं है, अब हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। क्या ऐसा देखने से किसी को तुरंत पता चल जाएगा कि कितने बच्चे किस किस साल रहे? और अगर मान लो ये वाला बार कोई और ऊंचा बना दे तो लोग दिखा देंगे कि भाई इनके स्कूल में तो बड़ी प्रोग्रेस है, बच्चे तो 90% से ऊपर बढ़ते ही जा रहे हैं, हर साल और बढ़ रहे हैं। ये दिखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्या? सो स्टूडेंट्स स्कोरिंग अबव 90% मार्क्स, तो वो एक इम्पैक्ट डालता है, स्कोरिंग अबव 90%। तो ये हो गए कि कितने बच्चे पा रहे हैं। और ये क्या है कि एकेडमिक ईयर। तो इसको क्या कोई अनपढ़ भी पढ़ लेगा? कोई इसमें ढूंढना ढांडना नहीं है, तुरंत देख के देखेगा यहाँ 50 हैं या 55 है या 60 हैं, तुरंत देख के ही देख लेगा। तो क्या ये एक स्किल नहीं है कि हमने किसी डेटा को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया? तो दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डेटा ऐसा हो कि जिसे देखते ही, कई बार आपकी बुक में दिया रहता है कि इस तरीके से कि पालनपुर में कितनी ज़मीन ऐसी है जो खेती के लिए यूज़ हो रही है, और कौन सी ऐसी ज़मीन है जो खाली पड़ी है, कितनी जंगल की है, कितनी कैसी है। सो एरिया, तो ये है करेंट इन यूज़ फॉर फार्मिंग के लिए। ऐसा होता है कि नहीं, उसे अलग अलग कलर से कर दिया जाता है। और इसको दिखा देंगे कि नॉट इन यूज़, दैट इज़, हाँ, वेस्ट लैंड। हाँ, अभी देखो ये क्या चीज़ दिखाया गया है कि इट इज़ यूज्ड फॉर लिविंग। सो लिविंग पर्पस के लिए बिल्ड, हाउसेस आर बिल्ट। और यहाँ पे क्या है कि कुछ और भी दिखा सकते हैं। हाँ, पाई चार्ट है ये कि फॉरेस्ट लैंड, और भी कुछ चीज़ बनाई सक। तो ये चीज़ अगर कर दी जाए तो क्या ये बार डायग्राम है? बोलो ऊपर वाला बार डायग्राम, और नीचे वाला क्या है? क्या पाई चार्ट है? पाई चार्ट से भी आप कर सकते हैं। तो ये जो तरीके हैं ये बड़ी आसानी से हमें बता देते हैं कि देखने से ही पता चल जाता है। और क्या कल मैं जब आपको पार्लियामेंट भी दिखा रहा था तो क्या पाई चार्ट का ही यूज़ कर रहा था जिससे आप आसानी से समझ सकें, ये गोल गोल बना के। तो इस तरीके से दीज आर द टेक्निक्स या स्किल्स फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। बोलो। हाँ, वो टैली मार्क से भी आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कर सकते हैं। सो डेटा की ग्रुपिंग ऑफ डेटा, रिप्रेजेंटेशन से पहले उसकी ग्रुपिंग करनी पड़ती है। डेटा को ग्रुप करो फिर रिप्रेजेंट करो। समझ में आई कि नहीं? तो बिफोर रिप्रेजेंटिंग हम ये देखेंगे कि कितने बच्चे, आपको एक ग्रुप दे दिया। अब जैसे अब हम देखें कि इफ़ वी हैव कलेक्टेड डेटा देन इट इज़ टू बी एनालाइज्ड एंड रिप्रेजेंटेड। रिप्रेजेंटेशन के लिए अच्छे अच्छे स्केच पेन का, अट्रैक्टिव कलर्स का यूज़ किया जाता है सो दैट एनी विजिटर कैन हैव ए लुक एट देम एंड द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ दैट इंस्टीट्यूट कैन बी एज सर्टेन। तो उससे किया जा सकता है। तो क्या क्या चीज़ करनी पड़ती है आफ्टर कलेक्शन ऑफ डेटा? क्या आपने डेटा कलेक्ट कर लिया क्या? अब कहीं से भी किया हो, आपने प्राइमरी सोर्स से किया हो या सेकेंडरी, लेकिन डेटा तो है ना आपके पास। बोलो डेटा। अब क्या इसका एनालिसिस किया जाएगा कि कितने बच्चों ने 90 से ऊपर नंबर पाए? बोलो। इट इज एनालाइज्ड एंड, और फिर इसके बाद इसकी ग्रुपिंग करोगे। ग्रुप्ड का क्या मतलब है कि अब यहाँ पर लिखोगे मार्क्स, तो मार्क्स है, और फिर यहाँ लिखोगे टैली मार्क्स, ये टैली मार्क्स, और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मान लीजिए कि 0 से 10 नंबर कितने बच्चों ने पाए, 10 से 20 कितने पाए, 20 से 30 कितने पाए, 30 से 40 कितने पाए,
और 40 से 50 मार्क्स तक कितने पाए। अच्छा, बच्चों के मार्क्स नीचे लिखे रखे हैं। बच्चों के मार्क्स हैं 10, 12, 15, 49, 50, 35, 36, 38, 19, 5, 9, 11, 16, 38, 42, इतने दिए नंबर। तो पहला नंबर उठाओ 10। 10 कहाँ आ रहा है? तो 10 इसमें आएगा कि इसमें? 10 to 10, क्योंकि अपर लिमिट कभी भी अपर लिमिट उस क्लास इंटरवल में इंक्लूड नहीं होती है। ये जो चीज़ है ये क्या कहलाएगी? क्या ये क्लास है क्या? 0 to 10 की क्लास है? हाँ, ये मार्क्स है, लेकिन ये आपने 5 क्लास में डिवाइड कर दिया। अगर ये नंबर ऐसे लेके प्रिंसिपल के पास जाएगा कोई टीचर, तो टीचर को वो भगा देगा क्या प्रिंसिपल? उसके पास इतना समय है कि एक एक नंबर देखे और सोचे और समझे। मतलब ये कुछ समझ में आ रहा है क्या इससे, कि नहीं समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो 0 to 10 में ये क्या कहलाती है? 0 क्या ये लोअर लिमिट है? किसी लोअर लिमिट है, और ये अपर लिमिट है। अच्छा, तो किसी भी क्लास में, इन एनी क्लास, अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट क्लास। क्या लिखोगे? इन एनी क्लास, कोई भी क्लास ले लो, अपर लिमिट इज नॉट, लेकिन आखिरी वाले में इंक्लूडेड होती है। 50 वाले में 50 इंक्लूड रहेगी। अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड। अच्छा, अब देखो 10 को कहाँ लिखें फिर? 10 को अगर आपको लिखना है तो सबके लिए आपको टैली मार्क दिए गए हैं, तो इसलिए जो एक एक नंबर को कट करते जाओ, और एक एक नंबर कट करते जाओ, लिखते जाओ। 10 को कट करो, और क्या यहाँ एक नंबर, यहाँ पे एक लाइन खींच दो क्या? यस सर। फिर 12 को कट करो। अब कहाँ लाइन खींचोगे? 10 to 20 यहीं पे खींच दी। 15 को कट करो, अब कहाँ खींचोगे? वहीं पर। चलो, 49 को कट करो यहाँ पर। यस सर। 50 को कट करो यहाँ पर। 35 यहाँ, 36 यहाँ, 38 यहाँ, 19 कहाँ करोगे? यहाँ। 5 को क्या करोगे? यहाँ पे। 9 को क्या करोगे? यहाँ पे। 11 को क्या करोगे? ये है। अब इसमें जो 5th लाइन कैसी खींची जाएगी? चलिए, ये ऐसे होगी। बोलो, ये समझ में आई? 5-5 का ग्रुप। माही समझ में आया? माही बोलो, कहाँ पे दिक्कत है? अच्छा, 16 को कहाँ करें? यहाँ। 38 को किस में डालें? 38, तो 38 को डाल लो। 38 यहाँ डाल लो। 38 कट, एक एक कट करते जाओ, एक एक डालते जाओ। ये कर दिया। ये इसमें कोई भी नहीं आया, तो अब एक मिनट। तो अब जैसे ये आ गया, तो अब देखो कि यहाँ तक बात आ गई। एक दो नंबर और ऐड कर लेते हैं। 20-30 वाला भी आना चाहिए। 22 नहीं भी आए तो 0 कर दो, कोई टैली मार्क नहीं है। 25, 27 ऐसे आ गया। तो अब इसमें 22 को कट करो, यहाँ ले लिया। 25 को कट करो, यहाँ ले लिया। और 27 को कट करो यहाँ। ये कितना आसान था। एक नंबर भी छूटा या कोई गलती हुई? 0 होता तो कैसे जाता? 0 इसमें जाता। 0 हो तो 0 होगा तो एक ये लिख देते, लिख दिया। 50 होगा तो क्या करेंगे बताओ? 50 के साथ जाएंगे कि नहीं? गए भी हैं। अच्छा, अब इन सबको काउंट करो। ये कितने हैं? 3। कर नहीं सकते। लास्ट ग्रुप में जो लास्ट क्लास है, इन लास्ट क्लास अपर लिमिट इज इंक्लूडेड। इन लास्ट क्लास, उसके लिए अलग से नहीं बनाई जाएगी, अंडरस्टूड है। इन लास्ट क्लास अपर लिमिट इंक्लूड होगी क्या? इंक्लूडेड। बाकी अगर 40 को करना है तो प्रार्थना किस में करेंगे? 30 से 40 में कि 40 से 50 में? किसी बच्चे के 40 नंबर है, बोलो। 30 to 40। हाँ, नहीं बता रही हो, ठीक से नहीं सुन रही हो। माही आप बताओ। 40 to 50। हाँ, क्योंकि 40 अपर लिमिट नॉट इंक्लूडेड, नीचे वाला नहीं पढ़ा था क्या?
ठीक है, तो इस तरीके से इसके कितने मार्क्स हो गए? सर उसने 30 to 40 बोला था। 30 to 40 बोला था? अच्छा, 30 to 40 मतलब उसके बीच में। तो ये सही 50 to 40 क्यों बोल दिया? 40 to 50 बोलती। 50 to 40 थोड़ी कुछ होता है। आपने 40 बोला था। हाँ, तो 40 किस में इंक्लूड करेंगे? 40 to 50 थे। हाँ, 40 to 50 बोला करो, कम से ज़्यादा। 3 किस में रहेगा? ये 1 to 10 4। 0 to 4। अच्छा, अब ये सही है। अब अगर ये प्रिंसिपल के पास ले जाएगा तो प्रिंसिपल देख लेगा, हाँ भाई आपके 3 बच्चे इसमें हैं, तो प्रिंसिपल के पास बस सेकंडों का समय होता है, इससे ज़्यादा समय नहीं होता कि एक एक बच्चे का नंबर देखे। तो यू हैव सीन दैट इट इज़ ऑल्सो ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। लेकिन ये क्या कहते हैं, क्या ये ग्रुप्ड क्लासिफिकेशन है? यस सर। सो इसको हमने ग्रुप में परिवर्तित कर दिया, तो इसको कहते हैं कि दिस इज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसे क्या बोलेंगे बताओ? और टोटल बच्चे कितने, जरा काउंट करो। 69, 12 प्लस 4 16, 19। तो यहाँ लिखो टोटल, और टोटल कितने हैं? 19। और ये जो टेबल है इसे क्या कहेंगे? क्या ये ग्रुपिंग कर दिया आपने? 0 से 10 के कितने बच्चे हैं, हाथ उठाओ। तो इसे कहेंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जब टेबल बनाते हैं तो 2 तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है? एक अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है और एक ग्रुप्ड। जरा देखो, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये क्या चीज है? ये जो यहां लिखी गई है ये फ्रीक्वेंसी है क्या? फ्रीक्वेंसी का मतलब है जो नंबर फ्रीक्वेंटली अकर करें। क्या 0 से 10 के बीच में बार बार 3 बच्चे आए क्या? एक बच्चा आया, फिर एक और आया, फिर एक और आया। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि इन एनी क्लास इफ देयर आर नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स विच आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। एक से ज़्यादा हो गया ना ये। सो व्हाट डज इट मीन बाय फ्रीक्वेंसी? कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स एसोसिएटेड विद एनी डेटा और एनी ग्रुप। इसे समझाते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है। टोटल नंबर ऑफ ये स्टूडेंट्स एसोसिएटेड विद एनी डेटा, कोई भी है एनी मार्क से या एनी ग्रुप, किसी मार्क से हो, और एनी क्लास, तो उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जरा फिर से देखो, मान लो मैं ये कहूँ कि यहाँ पर आपके क्लास स्कूल में कितने बच्चे ऐसे हैं जो गोल्डन जुबली में रहते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो सुब्रतो पार्क में रहते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभयगढ़ स्कीम में रहते हैं। स्कूल में 9th C की बात कर रहा हूँ, तो अभयगढ़ स्कीम। इसी तरीके से कितने बच्चे ऐसे हैं जो मालवीय नगर में रहते हैं, और कितने बच्चे ऐसे हैं जो गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है एनी मार्क, यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, लेकिन कितने बच्चे हैं, तो क्या वो फ्रीक्वेंसी कही जाएगी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। मान लो आपके क्लास में टोटल 40 बच्चे हैं, 10 बच्चे कह रहे हैं कि मैडम पिकनिक भेजनी है तो हम 10 लोग यहाँ रहते हैं, बस को वहाँ भेज देना, हम वहीं से चढ़ जाएंगे। 4 बच्चे बोले मैम हम तो सुब्रतो पार्क में रहते हैं, तो बस वहाँ भी जाएगी, उनको टाइम बता दिया जाएगा। कुछ अभयगढ़ स्कीम में 3 बच्चे रहते हैं, मालवीय नगर में मान लीजिए 10 बच्चे रहते हैं, और इसके अलावा जो बच गए 10, 10, 20, 27 है, 22 बच्चे गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स में, 23 बच्चे कहाँ रहते हैं, या आप समझे 13 बच्चे, टोटल 40 हैं ये है। तो ये चीज़ होगा, तो टोटल 10, 10, 30, 40 बच्चे हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 40। ये क्या हुआ, क्या ये फ्रीक्वेंसी हो गई? सो द नंबर ऑफ डेटा एसोसिएटेड विद एनी मार्क
इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बताया गया? द नंबर ऑफ डेटा एसोसिएटेड विथ एनी मार्क हो या कोई जगह हो, किसी भी चीज़ से एसोसिएट, कि दिल्ली में कितने लोग रहते हैं, इस कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? जैसे कि अगर कोई कह दे स्कूल में कि हाथ खड़े करो 0 से 10 नंबर कौन लाया है, या एनी क्लास, अब ये क्लास है, ये मार्क्स की क्लास है, ये दिस इज क्लास, तो आप ये इसे क्लास भी लिख सकते हैं या फिर मार्क्स। तो बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए, तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? कितने बच्चे हाथ खड़े कर रहे हैं? कमज़ोर बच्चे थोड़े ही होंगे, केवी में तो सब तेज होते हैं, तो फ्रीक्वेंसी, सो दैट इज़ एफ। 0 से 10 मान लो 6 बच्चों ने हाथ खड़ी किए, फिर 10 से 20 कुछ ज़्यादा ही बच्चे थे, 12 बच्चों ने हाथ खड़ी किए, और 20 से 30, तो 20 से 30 का मतलब 20 से 29 लेना, 30 यहाँ नहीं आता है, दिखाने के लिए है। तो इसमें मान लीजिए 16 बच्चों ने हाथ खड़े किए, फिर 40 to 50, तो इसमें फिर 11 बच्चे हैं, और ये 30 to 40 11 बच्चे हैं, और फिर 30 to 40 11 बच्चे हो गए, और 40 to 50 कितने हो गए? 6 बच्चे। सबसे कमज़ोर भी कम बच्चे होते हैं, सबसे तेज भी कम होते हैं, सबसे ज़्यादा कौन बच्चे होते हैं? क्या एवरेज? ये हो गए, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई। अब यहाँ पे देखो 18 हो गया, 18 + 16 कितना? टोटल 51 आ गया, 51, तो ये टोटल हो गया, सो टोटल है, तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं। तो क्लास में कितने एसोसिएटेड है वो भी फ्रीक्वेंसी है। ये हमारा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है? क्या ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है? बोलो। तो ग्रुप में है ना, क्या यही ग्रुप है अलग अलग? क्लास को ही ग्रुप कहते हैं, क्लास बोल दो या ग्रुप, तो इसे क्या कहेंगे? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। क्या उनकी फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है कि अलग अलग ग्रुप में कितने लोग रहते हैं, कि इस इतने नंबर कितने ने पाए, और इसी तरीके से कितने कितने बच्चे कहाँ रहते हैं। तो खैर यहाँ पर तो ग्रुप में दिया है, ग्रुप्ड, क्योंकि हमने मार्क्स को ग्रुपिंग कर ली। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब जरा देखो, एक होता है जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, 2 तरीके की होती है। कौन कौन सी? टेबल, एक होती है अनग्रुप्ड, और दूसरी क्या होती है? ग्रुप्ड। अनग्रुप्ड और दूसरी अनग्रुप्ड। देखो, अनग्रुप्ड या फिर डिस्क्रीट, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जैसे मान लो, अगर आपके क्लास में जो नंबर दिए गए आउट ऑफ 10, इफ 20 स्टूडेंट्स, ठीक है, हैव गॉट फॉलोइंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स, आउट ऑफ 10 मार्क्स, तो अब जैसे ये अनग्रुप्ड या डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग, डिस्क्रीट का क्या मतलब होता है? अलग अलग, अलग अलग। जैसे बच्चों ने 2 मार्क्स पाए, 2 3 3 5 8 9, एक का 10 भी आया, फिर 9 8 5 4 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 5 9 3 3 2
ऐसे दे दिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और इसके अलावा 5 9 ये हो गया। अच्छा ज़ीरो है नहीं तो हम ज़ीरो के लिए कुछ नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पर टीचर ऐसे बना के लेके गया मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। मार्क्स को एक्स आई कहते हैं और फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, एफ आई। एक्स आई का मतलब क्या होता है, एक्स आई का मतलब है x1 x2 x3। जो पहला नंबर है उसे x1 बोलेंगे, दूसरे नंबर को क्या बोलेंगे, x2, और उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे, f1 f2। बोलो। नहीं बोल सकते हैं, अगर दो अलग अलग है तब हम बोलेंगे, सिंगल है तो एक्स ही बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे पहला नंबर सबसे कम कितना आया, 2 आया है। अगर टैली मार्क्स लगाओ तो टैली मार्क्स लगाओ, नहीं तो ऐसे ही देख लो। टैली मार्क्स अपनी सुविधा के लिए, 2 ही नंबर है ना 2, तो 2 बच्चों ने 2 नंबर पाए। अच्छा 3 के कितने हैं अब, 1 2 3 4 4 हैं, 4 हैं देखो, 3 के 4। अच्छा इसके आगे आओ, ये बताओ कि और आगे 3 के आगे 4 भी किसी ने पाए क्या, तो 4 एक है। 5 कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 हो गए। अब इसमें 6 है किसी का, 7 एक ही है 7 का, तो 7 भी हो गया। 8 7 के 2 हैं, ओके। 8 का देखो 1, अच्छा हाँ 1 लिखो 1। अच्छा 8 6 है क्या, जो हाँ तो ये डिस्क्रीट में तो यही नहीं, डिस्क्रीट में यही है, जो है बस उसे डालो, इसीलिए तो ये घटिया डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहलाती है। ये दिखने में भी बेकार लगती है और ये मीनिंगलेस भी होती है। तो अब 8 के देखो 1 2 और क्या है, 2 ये, और देखो 9 के कितने हो गए, 9 1 2 3 4, 9 के 4 हो गए, और 10 एक ही बच्चे क्या। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन अगर प्रिंसिपल के पास ले जाओगे तो आपको वो ऊंचा पदोन्नति देगा, क्या प्रमोशन देगा कि भगा देगा टीचर को, कहेगा ये क्या लेके आए हो, हम इसमें क्या देखें। एक्चुअली जो ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन है उससे कंक्लूजन निकलते हैं। और एक टीचर है वो इसका वो बना के ले गया बार डायग्राम, तो क्या उसको प्रमोशन देगा कि इसको, ये ज़्यादा अच्छा है कि ये तो इससे खुश हो जाएगा, इससे भी खुश हो जाएगा, कहाँ ये भी ठीक है, ये ज़्यादा क्लियर है। तो आपने ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना ली, तो सबसे पहला आपकी एक्सरसाइज क्या है कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएं। फिर दूसरा उसके बाद क्या है, रिप्रेजेंटेशन। आपके में 2 एक्सरसाइज हैं कि पहले उनका आपको टेबल बनानी है। तो ये कौन सी टेबल है, क्या ये डिस्क्रीट है, इसमें कुछ नंबर आए और कुछ आए भी नहीं, क्या लगातार आ रहे हैं, क्या कुछ तो मिसिंग भी है ना, 0 नहीं आया, 6 नहीं आया, ऐसे कई नंबर नहीं भी आए ना, तो इस तरीके से 1 भी तो नहीं आया है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को क्या कहोगे बताओ, फिर लास्ट में लिख दोगे टोटल, और टोटल कितने हो गए 20। और इस टेबल को क्या कहा जाएगा, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट बोलें कि अनग्रुप्ड, डिस्क्रीट अनग्रुप्ड भी बोल सकते, हाँ अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अच्छा फिर इसी में किसी उसने दूसरे टीचर को बोला इसको ठीक से बना के लाओ। तो अब उसने क्या किया कि मान लीजिए 10 है, तो उसने 0 से 5 कर दिया और 5 से 10।
लेकिन 5 वाला लिया नहीं जाएगा 5 में, ये बात ध्यान है। 5 वाला 5 से 10 में आएगा, बताओ आएगा कि नहीं? अपर लिमिट इंक्लूड होती है क्या? यस सर, आएगा आएगा। नहीं, 5 वाला 0 से 5 में आएगा कि 5 से 10 में? 5 तो अब हम 0 से 5 में 2, 4 और 1 ले लें, ये कितना हो गया? 7। यस सर। और अब बाकी बचे कितने? 13 है। मतलब ये हुए क्लास कि कितने मार्क्स हैं, और ये हो गई इनकी फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो एक दूसरे टीचर को बोला इसको फ्रीक्वेंसी में बदल के लाओ। ये कैसा बना के लाए हैं, ये समझ ही में नहीं आ रहा। तो उसने कहा ठीक है मैं बदलता हूँ सर, सॉरी सर मैं बदलता हूँ। तो उसने 2 क्लास बना लिए इसके। कितने कितने के बनाए? एक 0 से 5 का बनाया और 5 से 10। लेकिन जो जिन्होंने 5 नंबर पाए वो 4 स्टूडेंट किस में आएंगे? तो 5 to 10। और ये जो 0 से 5 में क्या यही 7 स्टूडेंट आएंगे? यस सर। तो ये 7 स्टूडेंट उसमें आ गए, और जो बच गए ये सब किस में आए? क्या ये 13 स्टूडेंट है? क्योंकि टोटल तो 20 हैं, तो ये 13 हो गए। तो ये टोटल कितने हो गए? 20। ये बोलो 12 आ रहे, तो कहीं गलती की है फिर। 4, 5, 6, 7, 8, 8, 4, 12। तो कहाँ गलती कर दी? एक कहीं गड़बड़ी की होगी फिर। कोई ऐसा नंबर है जो ये 10 है? नहीं, 10 तो ले लिया है। कोई ऐसा नंबर है जो छूट गया है? छूटा तो कोई नहीं है कहीं ना कहीं। हाँ हाँ, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। हाँ, एक नंबर इसमें कम है, तो मैं 10 वाला बढ़ा देता हूँ। तो इसमें 2 कर दो। तो ये 2 है, तो फिर यहाँ कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। अब ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई? कुछ नहीं, ये टोटल 19 नंबर थे, एक कम लिखा ही था तो एक बढ़ा दिया। तो अब ये हो गई ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। टोटल हमने 20 कर दिया ना, एक बढ़ा दिया, ये 10 अभी लिखा है। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब देखो, अब हम लोगों को जब सब पता चल चुका है, तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है कि कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट इन मैथ। सो ये रॉ डेटा है। अब इसको देख के हमें रेंज ऑफ डेटा निकालना है। रेंज ऑफ डेटा क्या होता है? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। हाँ, दैट इज हाईएस्ट डेटा और माइनस लोवेस्ट डेटा, कि बच्चों ने ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर पाए हैं और कम से कम कितने पाए हैं। तो हाईएस्ट कितने मार्क्स हैं? 100 नंबर में पाए गए हैं। 95 हाईएस्ट हैं। तो यू में अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर आपको लगता है असेंडिंग में करना है तो कर लो, और जो देखो बुक ने किया है ना असेंडिंग ऑर्डर में। सो अदरवाइज यू कैन सिंपली बाई सीइंग और इंस्पेक्शन यू कैन आल्सो राइट कि ये इनका डेटा है। अदरवाइज यू कैन असेंड इट। तो कोई आपसे बोलेगा नहीं ये इतना लिख दोगे तो नंबर मिल जाएंगे। तो रेंज ऑफ डेटा कितना है? तो तेज और कमज़ोर बच्चे के बीच कितने नंबर का डिफरेंस है? 70 मार्क्स। यही है रेंज। एग्जाम्पल 2 देखो। अच्छा, कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स। 30 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, इसके बाद देखो ये जो अगली टेबल बनी है, क्या ये अनग्रुप्ड डेटा है कि ग्रुप्ड डेटा? देख के बताओ जरा। अनग्रुप्ड। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? हाँ, ऐसे लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, गलत नहीं होना चाहिए। बड़े ध्यान से देखना कि 25 यही लिख सकते हो, कोई इसमें नहीं है। कहता है मेक अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मेक अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि
डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मान लो आपने माना कि 25 नंबर किसी के हैं और फिर सोचा 25 के बाद 27 है तो 27 बना दिया, फिर बाद में देखा अरे 26 भी था, तो बात बिगड़ जाएगी कि नहीं? क्योंकि इतने नंबर को पहले असेंडिंग ऑर्डर में कौन करेगा, यही बड़ी बात है। तो पहले एक बार पूरी टेबल में देखो 10, फिर देखो मतलब 10 कितने हैं ये देख लो। तो अब नहीं, 1 टाइम मत देखो, सबसे छोटा नंबर कौन सा है बताओ? तो यहाँ लिख लो 10, नीचे 10 लिख लिया। 10 के बाद देखो अगला नंबर क्या है, क्योंकि उतने यहाँ पे टेबल बनाने पड़ेंगे ना आपको। तो अगला ठीक बड़ा नंबर देखो, 10 के आगे देखते जाओ, तो 10 के आगे देखोगे तो 20 है, तो इसके आगे 20 लिख लो। 20 से आगे देखो, अभी ये 36 पे देखो, तो 36 के बाद 40 लिख लो। ये चीज आपको देखनी कि उससे बड़ा कौन आता है। 40 के बाद 50 कर लो। ये काम कर लोगे जब ये काम हो जाएगा, तो अब सबसे पहले हम यही करते हैं कि ये देखना है कि उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है। पहले वो बनाया हमने, ये देख लो नीचे बनाया कि उससे बड़ा कौन, उससे बड़ा कौन। फिर जब ये सारे बना लो बुक में, तब काउंटिंग करो जैसे माही कर रही थी। पहले मत काउंटिंग करना। तो पहले मार्क्स लिखो, पहले ये देखो उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है। 10 असेंडिंग में पहले लिख लो। ये ना देखो कितने कितने किसके हैं। 10 का नेक्स्ट क्या है, ये देखो 10 का नेक्स्ट क्या था, 20 का नेक्स्ट क्या था, 36, फिर 40, फिर 40 के नेक्स्ट 50, 50 का नेक्स्ट क्या है, 56। यही देखना है सबसे पहले। फिर 60, 70। जो नंबर आए यहाँ वही नंबर लिखे जाते हैं, जो नहीं आए उन्हें नहीं लिखा जाता है। 72। फिर भी ये एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये कोई भी टीचर या प्रिंसिपल पसंद नहीं करेगा, ये तो मैं बता दूं। क्योंकि डेटा वही अच्छा होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 कॉलम हो, उससे ज़्यादा नहीं कोई देखना चाहता है। इसमें 5 कॉलम है, ये अच्छा डेटा माना जाएगा, जल्दी से इसे पढ़ा जा सकता है। अब इतने लंबे डेटा को कौन पढ़ेगा, है समय किसी के पास? अगर आप स्टेटिक्स कर रहे हैं तो आपसे लोग आशा करते हैं कि अच्छा डेटा बना के लाओ, और आप ये बना के लाए हो, वो भी n ग्रुप्ड, कौन देखेगा? सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब आप चाहो तो इसका टैली मार्क्स भी बना सकते हो, बेहतर है टैली मार्क्स बनाओ, फिर उसमें गलती नहीं होती है। क्योंकि याद रखना बहुत मुश्किल है, एक एक नंबर काटते जाओ टैली मार्क्स बनाते जाओ, तो वही हम करेंगे। टैली मार्क्स तो हमेशा बनाना चाहिए, नहीं तो बिना मतलब में एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन गलत हो जाता है। और फिर लिखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अरे उसमें गलत हो ही जाएगा, बड़े अच्छे से अच्छों से गलत हो जाता है। और इसमें एक एक नंबर काटो और एक एक लिखो। जैसे 10 है तो 10 का टैली मार्क 1 है, 10 को कट कर दो, काट दो 10 को। अगला क्या है, 20 है, 20 यहाँ लिखोगे, बताओ क्रम से चलो। 36 यहाँ लिखोगे, अगला बोलते जाओ, हम लिखते जाएं। नेक्स्ट बोलो, 92, लो 92 में लिख दिया। अब इसको मैं ऐसे हाँ बोलो, 36 तो 3 लोगों का है। ऐसे मत देखो, सीरियली देखो। ये कभी भी मत देखो कि कितने के आए हैं, वो टैली मार्क्स हम काउंट करेंगे बाद में। अभी एक एक टैली बना रहे हैं, इसको कहते हैं सिंगल सिंगल करके 5 की ग्रुप की टैली बनती है, ये टैली है। अभी बनाया था कि नहीं? 94. हाँ, अगला क्या बताया, 92। Yes. 92 अगला बोलो, 95. 95 नेक्स्ट, 40. 40 नेक्स्ट, 50. 50 नेक्स्ट, 56. 56, 60. फिर 70. नेक्स्ट, 92. 92। ओके 92 यहाँ 2 बना दो। फिर 88. नेक्स्ट, 70.
70 नेक्स्ट 72 आगे 70 36 40 36 40 94 40 50 50 फिर से 50 Yes, sir. 60, हम्म 60, 60, हम्म 70, 60, 56, 88. बस इतना। सर और 80 नहीं बताया। 80 सर एक बार 80 आएगा 80 कहाँ, फिर तो फिर किसी और में गड़बड़ तो नहीं कर दी। अब एक हम 80 में ही आएगा अब इसमें गड़बड़ 80 तो मैंने कर दिया, लेकिन कहीं एक गड़बड़ हुई है, क्योंकि या तो 80 स्किप कैसे हो गया। अब देखते हैं। सर टाइम थर्ड वाला है 2 होगा हैं 56 2 होगा 56 भी 2 है। 2 होगा हाँ तो कैसे फिर ये छूट क्यों गया। 1 1 3 नहीं, ऐसे ये तो लाइन से बोल रहे बोला था मैं। तो। अच्छा, हम भी जैसे जैसे आप बोलती गई मैं तो लगाता गया, या फिर आपने कुछ और बोला हमने कुछ और लगाया होगा। देखते हैं, 2 छूट गए तो इसमें 3 और 2, ये 4, ये 4, ये 1 1 2 3, तो फिर हमने ही नहीं लगाया होगा। सर अब सही सही है हाँ अभी ठीक है ना। तो टोटल ये आसान तरीका था कि नहीं, इसमें पूरे में ढूंढना नहीं पड़ा, एक एक नंबर कट करते जाओ। क्या करो, जैसे बुक खोल ली, कट करते जाओ, और फिर नहीं जो कटा, कट करने से फिर तुम्हें फिर से नहीं देखना पड़ेगा कि कौन सा है, फिर इसे कट करो, फिर इसे कट करो, फिर इसे कट करो। और अगर गलती हो ही नहीं सकती, कभी भी सवाल गलती नहीं होगा, तो इसे कट करो। जब ऐसे लाइन से कट करोगे तो क्या होगा, सारे नंबर आ जाएंगे। और एक बड़ी बहुत लेंदी हो जाएगा फिर है सर भी लेंदी हो जाएगा लेंदी नहीं होता है, इसमें लाइन से चल लेना, नहीं तो 36 ढूंढने में भी एक 36 गुम हो जाएगा। आप ये सोचो लेंदी, इट इज इजीएस्ट मेथड। ओके, देयर इज नो लेंदी एंड इट इज स्टेप वाइज सिस्टमेटिक मैनर। ये सभी लोग, बड़े से बड़े लोग भी इस्तेमाल करते हैं, और टैली मार्क बनाने में बाद में टोटल कर लेते हैं। ओके, तो अब जैसे ये है, अभी मैं इसमें आपसे कह दूं कि जरा ढूंढो 56 कितने हैं, तो आपके लिए आधे घंटे का काम होगा, फिर भी एक गलत कर आओगे। होगा कि नहीं, ढूंढ पाओगे 41 कितने हैं, फिर 41 के बाद क्या, तो आप पजल हो जाओगे क्या करवा रहे हैं। तो इस तरीके से ये अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई, क्योंकि इसमें हमने ग्रुपिंग नहीं की ना, क्लास नहीं बनाया ना मार्क्स का। अनग्रुप्ड और फ्रीक्वेंसीज की ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं कि हाउ मैनी टाइम्स द नंबर्स डेटा इज इंक्लूडेड इन ए पर्टिकुलर ये है मार्क, तो इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये कह सकते हो कि 56 2 बार शामिल है, तो 2 अनग्रुप्ड है, क्योंकि इसमें क्लास नहीं बनाई ना कि 10 से 20 तक, 0 से 10। जब ऐसे होता कि 0 से 10 नंबर तक कितने बच्चों के आए हैं, तो ये होता अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। ये अच्छा नहीं माना जाता। ये बात हो गई। अगला क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ प्लांट्स, हर एक स्कूल में 100 प्लांट लगा। हाँ लास्ट पेज देखो, नंबर ऑफ प्लांट्स की हो गया। अब ये देखो कि वन महोत्सव हुआ तो सब स्कूलों में 100 प्लांट लगाए गए, लेकिन सभी प्लांट तो जिंदा नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ प्लांट उसमें डाई कर गए। तो लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी हुआ है
कि कहीं कहीं 95 प्लांट भी सर्वाइव कर गए हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, कहीं 98 भी हो गए हैं। तो एग्जाम्पल 3 देखो, आपसे ये क्या कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ, कहता है फॉर्म ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो अब आपको कैसी बनानी है, ग्रुप्ड का क्या मतलब होता है, क्या क्लास होती है? तो अब इसको क्लास में बनाना है, कम से कम 20 प्लांट तो सब जगह सर्वाइव किए ही हैं, चेक कर लो। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, हाँ एक मिनट चलो। सर बुक में 20, 29, 36 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या? यहाँ पे ना क्लासेस ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड 20, 29 ना 29 गिना जाएगा। 20 to 29 है, ऐसे केस में बोथ लिमिट्स आर इंक्लूडेड। ऐसे केस में जब ये किया गया है तो इट इज, यहाँ पर ये नॉन कंटिन्यूअस डेटा है। ग्रुप्ड में दो तरीके का होता है, कंटिन्यूअस डेटा और एक कौन सा होता है, देखो इधर, ग्रुप्ड में दो तरीके का होता है, एक कौन सा होता है, क्या कंटिन्यूअस होता है, और दूसरा कौन सा होता है, नॉन कंटिन्यूअस। जो नॉन कंटिन्यूअस होता है उसमें दोनों लिमिट इंक्लूडेड होती हैं, बोथ लिमिट। कौन कौन सी लिमिट, अपर एंड लोअर दोनों ही इंक्लूडेड होंगे। और इसमें क्या होती है, अपर लिमिट नॉट इंक्लूडेड, किसी की भी अपर लिमिट उस क्लास में नहीं इंक्लूड होती, अपर लिमिट नॉट इंक्लूडेड। तो आपका ये जो डेटा दिया गया है टेबल 14.2 में, ये कंटिन्यूअस है कि नॉन कंटिन्यूअस है? नॉन कंटिन्यूअस, क्योंकि 29 तक जा रहा है, ये नहीं कि 30 पे छूट रहा है तो और अगले में 30 से शुरू हो रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? सो अपर लिमिट नॉट इंक्लूडेड इन दैट क्लास। अच्छा, तो अब हम लोग ऐसा बनाए, जैसे वो कह रहा है वैसे ही बनाएंगे। सो इस चीज़ को यहाँ पर, क्योंकि 20 से कम कहीं कोई प्लांट सर्वाइव नहीं किया है, तो इसलिए लिखो नंबर ऑफ प्लांट सर्वाइव्ड। इसको कहते हैं क्लास, ये क्लास बना दी। और नंबर ऑफ, अब टैली मार्क के बिना ये सवाल नहीं हो सकता, अच्छे गलत कर देंगे, हमसे तो कभी भी नहीं हो पाता है। और इस तरीके से फ्रीक्वेंसी, सो नंबर ऑफ स्कूल्स, कितने स्कूल में कितने कितने सर्वाइव किए, ये फ्रीक्वेंसी मानी जाती है। एक्चुअली यही हमारा डेटा है जो फ्रीक्वेंसी है। तो 20 से 29, फिर 30 से 39, 40 से बोथ लिमिट इंक्लूडेड, 40 फिर 50 से क्या होगा, 59, 60 से 69, 69 फिर क्या होगा, 70 से 79 और 80 से 89 और फिर 90 से 99। 100 नहीं लिया, चलो कोई बात नहीं। अब सिर्फ एक एक करना, प्रार्थना सही बताओगी तो ही सही होगा, कहीं लैप्स हो जाएगा तो फिर ढूंढते फिरेंगे। समझ में आई बात? हमें एक एक बताते जाओ, हम एक एक टैली मार्क लगाते जाएं। उंगली रख के करना बुक पे। बताओ, शुरू से बताओ। 90, हाँ बोलो अनुराग। 95 बोलिए, ठीक है, बताइए अनुराग। 95, 67, नेक्स्ट 28, हो गया ना 28। 32, 65,
85, 62, 37, 65, 63, 42, 89, 65, 73, 81, 49, 52, 64, 76, 83, 92, 93, 68, 52, 79, 81, 83, 59, 82, 75, 82, 86, 90, 44, 62, 31, 36, 38, 42, 39, 83, 87, 56, 58, 23, 35, 76, 83, 85, 30, 68, 69, 83, 53, then 83, 53, 86, 43, 45, 39, 83, 75, 66, 83, 92, 75, 89, 66, 91, 27, 88, 89, 93, 42, 53, 69, 90, 55, 66, 49, 52, 83, 34, 36, डबल। हाँ यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको यहाँ हटा देते हैं, ये यहाँ तक आ जाएगा। ठीक, अब देखो ये चीज़ आपने बता दी। देखें हमारा आपकी दोनों की कुशलता इस पर है। तो 3, 14, 12, 13, 18, 8 कहाँ पे बताओ, सॉरी 8 और 10,
20 3 23 और 12। अच्छा अब ये कितने होने चाहिए 100 चेक कर लेते हैं। तो 4 3 7 7 2 9 9 8 17 17 और प्लस 8 25 25 प्लस 3 28 प्लस 2 30 30 का 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा बताया, एक भी गलत नहीं हुआ। बहुत कम ऐसा हो पाता है। टोटल 100 समझ में आया। देखो कार्तिक ये आसान मेथड है कि नहीं बोलो, ये बिल्कुल है कि ज़्यादा टाइम लेता है ये आपका ज़्यादा नहीं लेता, ये गलत नहीं होने देगा आपका। बिल्कुल एक एक नंबर काटते जाओ, एक एक निशान बनाते जाओ, है ना आसान। इसमें कहीं आगे पीछे नहीं जाना पड़ेगा और कभी मिस भी नहीं होगा कोई नंबर, थोड़ा सा ध्यान बस रखना है। अब आगे की बात करो। सो दिस इज टोटल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो अब वो कह रहा है कि इन हाउ मैनी स्कूल्स 50% एंड मोर प्लांट्स हैव सर्वाइव्ड। जरा वो भी देखें, क्या इसको एनालिसिस भी कर सकते हैं, वो एनालाइज कराना चाहता है। इन हाउ मैनी, उसी के ठीक नीचे लिखा है देख लो, स्कूल्स 50% and more plants have survived। तो वो survived होंगे। तो कितने हैं ऐसे जो 50 एंड, क्योंकि 50 तो शामिल है ना यहाँ पर, ये देख लो 26 हुआ, ये 36 और 36 में अगर मैं 35 जोड़ दूँ, 71 अच्छा 71 हुआ, ये सही है। इट इज इक्वल टू 71। ऊपर वाले प्लस करके माइनस कर सकते हैं। हाँ ये भी कर सकते हो, ऊपर वाले प्लस करके माइनस कर लो। एग्जाम्पल 4 देखिए, कह रहा है कि लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस बार वो हमें टेबल दे रहा है और कह रहा है टेबल को एनालिसिस करो कि किसी 9th क्लास के स्टूडेंट का वेट दिया गया है। तो वेट इन केजी, और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये फ्रीक्वेंसी होती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखो तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब देखो कितने स्टूडेंट का क्या क्या वेट है या किस किस इंटरवल में लाई करता है। स्टूडेंट्स वेट है तो उसकी यूनिट भी लिखनी पड़ेगी, सिर्फ वेट लिखने से नहीं चलता है, फिर वो मीनिंगलेस हो जाएगा, अधूरी जानकारी नहीं होनी चाहिए। कितने हैं क्लास, 2 3 4 5 6 7 8 9 बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये हो गए। आगे भी ले लेते हैं, पहले ये लिख लें 31 to 35। फिर ये कैसी है, कंटिन्यूअस है कि नॉन कंटिन्यूअस। नॉन 45, जस्ट एक मिनट। सो अब देखो दिस इज नॉन कंटिन्यूअस टेबल 45। फिर भी 5-5 सबका इंटरवल है, 5-5 तो इंटरवल है ही है ना। अब देखें कि ये 45 46 to 50, 46 47 48 49 55 का इंटरवल है। 51 to 55, 56 to 60। तो ये लिख लें 9 5 14 3 1, 9 5 14 3 1। आपको बनाना नहीं है, बस आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि ये जब टेबल दी है तो वो सिर्फ एनालिसिस करनी है आपको, बट फिर भी मैं बना देता हूँ। आपको सिर्फ देख के बताना होता है इसमें। 61 to 65, 66 to 70 और 70 से 75, ये दिया है 211। अब देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, कि कह रहा है कि ये नॉन कंटिन्यूअस टेबल है।
सो इस चीज को नॉन कंटिन्यूअस टेबल को कंटिन्यूअस टेबल में बदलो। क्या चीज कह रहा है बताओ? कन्वर्ट दिस नॉन कंटिन्यूअस ग्रुप्ड है क्या? ग्रुपिंग तो कर रखी है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्योंकि क्लास बना दिया, यही तो ग्रुप होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इनटू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अच्छा, अब जरा देखो कि मान लीजिए हमारे पास एक नंबर लाइन है और नंबर लाइन में ये है 40, 41, 42, 42, 43 और 44 और 45 और 46 और ये 47, 48, 49 और 50। ये बताओ हमारी टेबल में क्या 46 से 50 एक ग्रुप है क्या? बोलो। तो 46 से कहाँ तक है? ये एक ग्रुप है 50। और कौन सा ग्रुप है बताओ? उसके ऊपर क्या है? 41 से 45 भी है। 41 से 45 भी एक ग्रुप है। तो 46 से 50, 41, 42 दो बार लिखा है, एक मिनट इसे ठीक कर लें। तो 41 ये हो गया और ये क्या हो गया? 40 हो गया और ये 39। और भी कोई चीज़ दो बार लिखी, 41, 42, 43, 44, 45। अब सही है। अब देखो 40 से लेके कहाँ तक है? 41 से लेके कहाँ तक है? 45। क्या ये कंटिन्यूअस है कि बीच में जगह छूटी है? तो ये लोग आपस में बात करते हैं कि अपर लिमिट कहती है मैं थोड़ा आगे निकल जाती हूँ और लोअर लिमिट से कहती है तुम पीछे आ जाओ, क्यों ना हम लोग मिलजुल के काम करें। क्योंकि किसी बच्चे का वजन अगर 45.5 होगा तो उसे कहाँ रखोगे? न ये लेने को तैयार है न ये लेने को। बेचारा बच्चा क्या भाग जाए स्कूल से? बोलो। 45.5 kg है तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना। न ये रखने को तैयार है न ये, तो इसे कंटिन्यूअस बनना पड़ेगा। तो जो अपर लिमिट है, इन दोनों का गैप क्या है बताओ लिमिट का? सो व्हाट इज, हाँ सब में करना पड़ेगा, हर एक में। इधर की भी तो लिमिट 40 तक जा रही है, सभी में करेंगे। लेकिन मैं एक आपको तरीका सिखा रहा हूँ कि सभी में करेंगे। अभी मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट सुनो। ये लोग कह रहे हैं कि हम अपनी लिमिट एक्सटेंड कर लें, यानी मैं अपनी लोअर लिमिट कहाँ तक कर लूँ? क्या 40.5 तक कर लूँ? और अपर लिमिट कहाँ तक कर लूँ? क्या 40? यानी अपर लिमिट में मैं कितना जोड़ूँ? क्या जो डिफरेंस ऑफ लिमिट है उसका आधा? अच्छा, डिफरेंस ऑफ लिमिट क्या है बताइए? डिफरेंस ऑफ लिमिट, इट इज अपर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास। इसको क्या कहते हैं? सॉरी, लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास। कौन सी है इसकी नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट बताओ? 46। दैट इज 46। तो इसको लिखो कि लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास तो, और ये प्रीवियस क्लास है। ये कौन सी क्लास है? प्रीवियस। अभी देखो, अभी बता रहा हूं ये कितना है। क्या ये लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास है? बोलो। कोई भी दो क्लास उठा लो तो लोअर लिमिट है। और ये क्या है? क्या अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास है? तो क्या इनका अंतर कर लिया जाए? अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास। तो लोअर लिमिट कितनी है? 46 है क्या? और अपर लिमिट क्या 45 है? तो कितने का अंतर आया? 45 तो लोअर में ले देखो 45 जो है ये अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास है। इस क्लास की अपर लिमिट क्या है? प्रीवियस क्लास की। 45। और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट क्या है? तो ये लिखा ना,
लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास और माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास, लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास, अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास। बोलो बात समझ में आई? सर अपर लिमिट तो जैसे 0 to 10 है तो 10 होगा। कोई भी ले लो आप, 0 to 10 ले लो या कुछ भी ले लें। हम ये कह रहे हैं कि किन्हीं दो क्लास के बीच में कितने का अंतर है? क्या 46 माइनस 45 का अंतर है? यस सर। लेकिन 46 क्या है ये बताओ इस क्लास की, ये लोअर लिमिट है कि अपर लिमिट? लो लोअर है लोअर। तो लिखा मैंने ना, लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास। यस सर। और ये 45 क्या है? अपर लिमिट अपर है। अपर ऑफ प्रीवियस क्लास, वही चीज तो लिखी है। अच्छा, अब दोनों को आधा आधा चलना पड़ेगा क्या? आधा ये चले आधा ये चले, मिल जाए। ये भी थोड़ा पीछे आ जाए, ये तो आगे आ ही गया है, ये कह तो ठीक है हम पीछे आ जाते हैं, तुम आगे चले जाओ। तो इसका हाफ ऑफ द डिफरेंस कितना हुआ? हाफ द डिफरेंस सर 1/2। इट इज 1/2। तो आपकी बुक कहती है ना कि हाफ करो डिफरेंस को, देखो पढ़ो, लिख रही हाफ द डिफरेंस। देखा कि नहीं? 0.5 आया कि नहीं? यस देख लो इसी टेबल के नीचे लिखा है हाफ द डिफरेंस। यस सर तो इट इज 0.5। अब ये बताओ कि जो हर लिमिट की, हर क्लास की अपर लिमिट है, क्या उसमें 0.5 जोड़ दिया जाए तो ये यहाँ पहुँच जाए यस सर। 45.5। तो हर अपर लिमिट में 0.5 जोड़ो और हर लोअर लिमिट में 0.5 घटा दो। क्या 46 से 0.5 घटा दो तो ये भी यहाँ पहुँच जाए। यस सो अब आपको क्या करना पड़ेगा? फ्रॉम ऑल अपर लिमिट या फ्रॉम ऑल लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट 0.5। फ्रॉम ऑल लोअर लिमिट क्या करो बताओ? सब्ट्रैक्ट 0.5 एंड ऐड 0.5 टू ऑल अपर लिमिट to make continuous distribution table। जरा देखें, इससे फिर कोई भी बच्चा छूटने नहीं पाएगा। 45.5 kg का भी हो गया। अब जरा बात करो यहाँ पे, ये है लोअर लिमिट, इसको इधर इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, बड़े को बड़ा कर दो, छोटे देखो बड़े को बड़ा करो और छोटे को छोटा। बोलो ये फार्मूला समझ में आया? यस सर। बड़े क्या करें? बड़े को बड़ा करो, अमीर को अमीर बना दो और गरीब को गरीब। और छोटे को छोटा, गरीब को गरीब बना दो। यही तो तरीका होता है, समाज में यही तो हो रहा है, अमीर और अमीर बन रहा है। तो 31 में 0.5, इन सब में से 0.5 कम करो, जो छोटा है उसे और छोटा कर दो और बड़े को और बड़ा कर दो, उसे और आगे जाने दो। और इसको और पीछे नहीं लाओगे? बोलो लोअर लिमिट को लाए हो कि नहीं? यहाँ पे पीछे लाए हो तो क्या लिखोगे बताओ? 31 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करो 30.5 तो लिखो 30.5 और यहाँ क्या लिखोगे? 35.5। तो इसको, इसके कितने मेंबर हो गए? 9। अगला बताओ। 35.5 माइनस 46 माइनस नहीं होता है, 2। सर एक बार वो लास्ट पे दिखा दीजिए जिसमें आपने लिखा था फ्रॉम ऑल कर दो। अच्छा अच्छा, ये देखो का, इसके नीचे वाला हाँ हाँ, फिर जो भी डिफरेंस आए उसका हाफ कर दो और वो जो है एड इट टू अपर लिमिट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम लोअर लिमिट। इसको क्या करो बताओ? एड टू, किसमें ऐड करना है? अपर लिमिट। और इसी को किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है? लोअर लिमिट। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम लोअर, लोअर से कम कर दो। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब बुक से ही देख के आप बता दो। 35.5 कर दिया, आगे यहाँ क्या लिखें? 40.5 40.5। नेक्स्ट 40.5
देखो जोड़ते जा ना, इधर घटाते जा। क्या बोलो बोलो, हम बता देंगे जो कहोगे आप। वेट, अभी उसको पूरा कर रहे हैं, अभी किया नहीं है ना। और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। और ये मार्क हो गया कि किस मार्क पे कितने हैं या किस क्लास में। ये 45.5 टू 50.5 टू, हाँ 50.5 टू। वास्तव में जो यहाँ है वही यहाँ आ जाएगा, आपको सब्ट्रैक्ट एक ही बार करना है प्रैक्टिकली। तो 55 दैट इज 55.5। नेक्स्ट 60.5। नेक्स्ट 60.5 और इसके बाद 65.5 to 70.5। ठीक है 75.5। अब ये नेक्स्ट पेज में देखो क्या ऐसे ही किया गया है। 70.5। ओके अच्छा, इसमें गलती कर दी ना। ओके 70 75। अब ये चीज़ देखो नेक्स्ट पेज पे, क्या यही बनी है टेबल? तो 9 5 14 3 1 2। हाँ बोलो। सर पूरा क्वेश्चन ये भी है कि है ना, दो स्टूडेंट नए जुड़ गए हैं जिनका वेट 35.5 एंड 40.5 है। हाँ बोलो, फिर से बोलो जरा। सर पूरा क्वेश्चन ये कहता है कि ना दो स्टूडेंट नए जुड़ गए, नए और तो एक का वेट 30। यस सर। नए नहीं जुड़े हैं, ये एक तरीके से हमने कंटिन्यूटी बनाई। बच्चे तो उतने ही हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें एक इंटरवल एडिशनली ऐड करना पड़ा है। यानी आपकी रेंज थोड़ी सी इधर चली गई और थोड़ी सी इधर चली गई है, थोड़ा सा एक्सटेंड जरूर हो गई है, लेकिन कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए ऐसा करना पड़ा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो यही है, कुछ जुड़े नहीं हैं, बट टेबल को हमने कंटिन्यूअस कर दिया है। अब किसी भी बच्चे का कुछ भी वेट होगा वो कहीं ना कहीं आ जाएगा। अब इसमें ये बोल सकते हो ना कि अपर लिमिट नॉट इंक्लूडेड, जाओ अगले में जाओ। अगर किसी बच्चे का 45 दोबारा क्यों लिखा है सर? क्या जैसे 30.5 माइनस 35.5 माइनस नहीं है, 2 30.5 टू 35.5। ये सर नीचे भी 35.5 टू 40.5। तो इस 35। इसलिए लिखा ना, क्योंकि अगर मान लो पिछले केस में किसी बच्चे का 35.2 kg होता तो उसे कौन लेता? ये लेता कि कोई ना लेता। सर क्या? बच्चे एक एक किलो करके तो नहीं बढ़ेंगे ना। किसी बच्चे का 35 kg 200 ग्राम वजन होता, कौन लेता उसको? तो इसलिए मैंने कंटिन्यूअस बना दिया। अब बताओ किसी बच्चे का 35.5 kg होगा तो कौन लेगा? ये लेगा कि ये? 35.5 टू 40। हाँ, ये कहेगा अपर लिमिट हमें इंक्लूड नहीं है क्योंकि हम कंटिन्यूअस डेटा हो गए, तुम अगले में जाओ। और पिछले वाले केस में तो वो बच्चा भागता रहता टीचर के पास, टीचर बोलते जाओ पहले वजन कम करो 2 महीने घर में तब आना। वो चीज़ ठीक रहती क्या? तो इसीलिए तो कंटिन्यूअस बनाना पड़ गया। तो और पूछो, क्या पूछ रहे हो? अभी समझ में आ गई पूरी बात? तो ये हमने बना दिया और फिर नीचे लिख दो टोटल। तो टोटल 100 स्टूडेंट हो गए, बस यही करना होता है सब में। अच्छा सॉरी 38 हो गए ना। तो यहाँ तो 38 है, पीछे 40 दिया है। 40 क्यों दे दिया है? नहीं, स्टूडेंट एक्स्ट्रा नहीं जुड़ते हैं, इसको टोटल करो। बुक का यही आ रहा होगा, कोई एक्स्ट्रा नहीं जुड़ेगा। 9 है 5 है, सो ओके देखो इसमें कहा है इफ, ओके हाँ। अब ये देखो इसके नीचे क्या लिखा है, इफ 2 न्यू स्टूडेंट्स ऑफ वेट 35.5 एंड 40.5 आर एडमिटेड इन दिस क्लास। तो हम उन्हें कहाँ करेंगे? 2 नए स्टूडेंट जुड़ गए हैं। कौन कौन से जुड़ गए हैं? 35 किलोग्राम में
हाँ 2 जुड़े, ये कार्तिक सही बता रहे हैं, ये लिखा है इफ 2 स्टूडेंट्स आर एडमिटेड। पढ़ रहे हो आप लोग बुक, समझ में आई बात? तो 35.5 को और 40.5 को हम कहाँ कहाँ रखेंगे बताओ? सबसे पहले बताओ 35.5 में एक आ गया बच्चा, इसे यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, और एक बच्चा 40.5 का, उसे कहाँ रखें? थर्ड में रख दो, +1। तो अब कितने बच्चे हो गए? तो ये भी बढ़ गई, सही बता रहे थे आप। तो अगर मान लीजिए न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनका ऐसे ऐसे वजन है, तो हमें इसके लिए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ा। पहले नहीं थे बच्चे ऐसे, पहले उसके बीच बीच में आ रहे थे, लेकिन ऐसा भी है। तो समझ में आ गया ना कि कैसे बनाना है? ठीक है, तो इतना ही रखो, इसके आगे हम एक्सरसाइज 14.2 नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। थैंक यू। हाँ बोलो। ओके।